हेलो गाइस, मेरा नाम उत्तम कुमार तिवारी है। मैंने यूपी पीएससी की एसीएफ आरएफओ एग्ज़ामिनेशन में 10th रैंक के साथ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का पद प्राप्त किया है। मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे पिता एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और मेरी मदर एक होम बेकर हैं। इस एग्ज़ामिनेशन की स्ट्रेटजी आज मैं डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आपके साथ शेयर करूँगा। इस एग्ज़ामिनेशन की स्ट्रेटजी को आज मैं एक बिगिनर के लिए आपको समझाऊंगा। सबसे पहले इस एग्ज़ामिनेशन में आपको सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है कि आपके अंदर फिज़िकल इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है इस एग्ज़ामिनेशन की वो आपके अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट होती हैं ये यूपी पीएससी के नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली मेंशन रहती हैं। जैसे कि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मेल के लिए हाइट का इशू है, 163 होनी चाहिए हाइट, और चेस्ट का भी कुछ ऐसे ही क्राइटेरिया है, 85 सेंटीमीटर एक्सेट्रा। तो आपको अपना ये फिज़िकल फिटनेस सबसे पहले देख लेनी चाहिए। और दूसरी चीज़, इसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का बहुत इशू है, क्योंकि जैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज़ हैं या साइंस से रिलेटेड डिग्रीज़ ही केवल इसमें मान्य हैं, या आप इंजीनियरिंग आपने कर रखी है तो केवल तब आप इस एग्ज़ामिनेशन को दे सकते हैं। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट की जॉब बहुत ज़्यादा डायनेमिक होती है और बहुत ही डाइवर्स जॉब होती है। अगर आपको इन्वायरमेंट से और वाइल्ड लाइफ से थोड़ा सा प्यार है तो ये जॉब आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है। तो ये करियर ऑप्शन बहुत ही अच्छा, चैलेंजिंग, डाइवर्स और बहुत ही अच्छा, मतलब लाइफ सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस आपके लिए हो सकता है। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले इस एग्ज़ाम की पूरी स्ट्रेटजी को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एग्ज़ामिनेशन 3 पार्ट में होता है: प्रीलिम, मेंस एग्ज़ामिनेशन और इंटरव्यू। सबसे पहले मैं इसी क्रम में इनकी पूरी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की तरफ। 2018 के बाद से ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन यूपी पीएससी जो पीसीएस का एग्ज़ामिनेशन होता है और जो आरएफओ एसीएफ के एग्ज़ाम होते हैं, इन दोनों का प्रिलिमिनरी एक कर दिया गया है। इससे थोड़ा सा ये इशू आ गया है कि जो एसीएफ आरएफओ की जो मेरिट है वो नॉर्मल पीसीएस की कट ऑफ से 10 से 15 नंबर, कभी कभी 20 नंबर भी ज़्यादा चली जाती है। तो अगर आपको इस एग्ज़ामिनेशन को तैयारी करनी, इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करना है, तो आपका जो प्रिलिमिनरी स्कोर है वो नॉर्मल से लगभग 10 से 15 स्कोर ज़्यादा होना चाहिए। तो डेफिनेट सी बात है, आपको इसके लिए थोड़ी प्रीलिम में मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। सबसे पहले प्रीलिम की स्ट्रेटजी पे आते हैं। प्रीलिम में 2 पार्ट होते हैं, GS1 का होता है, GS2 का होता है। GS1 के नंबर जुड़ते हैं, GS2 के नंबर जब मैंने दिया था तब जुड़ते थे, अब नहीं जुड़ते हैं। तो आपको केवल GS1 पे ज़्यादा फोकस करना है। GS2 आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, जैसा कि पीसीएस में है। तो सबसे पहले GS1 पे हम लोग स्ट्रेटजी पे आते हैं। आपको उसके लिए हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, यूपी रिलेटेड डेटा पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है और सेंसस रिलेटेड थोड़े से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले अगर आपको रिसोर्सेज की इस वाले में बात की जाए, जो एकदम बेसिक जो आज स्टार्ट करना चाहेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अपने दिमाग में इस एग्ज़ामिनेशन के प्रति एक जुनून पैदा करें, जिससे आपको ये लगे कि हाँ, आप इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं। अगर आपके अंदर वो जुनून होगा तो खुद ब खुद रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं, आपको पर डे आपको कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के लिए आप हो या हिंदी मीडियम के हो। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि इस एग्ज़ामिनेशन में इंग्लिश मीडियम वाले ही आते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप इंग्लिश में अगर आप हो तो आप इंडियन एक्सप्रेस का एग्ज़ाम पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप जनसत्ता पढ़ सकते हैं, या तो आप दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ सकते हैं, या जो से भी आपका न्यूज़पेपर अच्छा लग रहा हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं इसकी स्ट्रेटजी पे कि हम पॉलिटी के लिए क्या पढ़ें। पॉलिटी के लिए एक स्टैंडर्ड बुक लक्ष्मीकांत है, जो कि प्रीलिम के लिए सफिशिएंट है, आप उसके थ्रू पढ़ सकते हैं। यूपी रिलेटेड थोड़े डेटा के लिए आपको न्यूज़पेपर से थोड़ी बहुत आपको नोट्स बना सकते हैं, या यूपी रिलेटेड कोई भी जो मैगज़ीन एग्ज़ाम के कुछ 20-25 दिन पहले आ जाती हैं, बहुत सारी मार्केट में मैगज़ीन अवेलेबल रहती हैं, आप कोई भी एक मैगज़ीन पढ़ के सारा डेटे के नोट्स बना सकते हैं। और उस सारे डेटा की नोट्स आपको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज़ करनी है, अदरवाइज वो एग्ज़ाम में आपको भूल जाता है। फिर हम लोग आते हैं ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी के लिए आपको बेसिक सोर्स अपना एनसीईआरटी की 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आपको एक बार पढ़ लेनी है। उसके बाद जैसे मैंने एनसीईआरटी के थ्रू ही किया था, कई लोग महेश बर्नवाल की बुक को भी अच्छा बताते हैं, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम जो हिस्ट्री की मॉडर्न इंडिया आती है, आप उससे काम चला सकते हैं। जो एंशिएंट की है, एंशिएंट में आपको आर एस शर्मा की जो एनसीईआरटी है वो एक मस्ट रीड है, आप उसके थ्रू पढ़ सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं इकॉनमी में। इकॉनमी में बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक क्वेश्चंस आते हैं, पर्टिकुलरली
जो आपके जो स्पेसिफिक बजट रिलेटेड या इकोनॉमिक सर्वे रिलेटेड होता है वो हर साल डेटा चेंज हो जाता है, तो इसलिए आपको इकोनॉमी के लिए थोड़ी सी डायनामिक तैयारी की ज़रूरत है। वो पोर्शन स्टैटिक नहीं है ज़्यादातर, इसलिए आपको उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके डेटा आपको लेटेस्ट ही कोट होने चाहिए, स्पेशली इन यूपी। जैसे क्वेश्चंस बहुत फैक्चुअल आते हैं, जैसे एक बार उन्होंने 2018 में आई थिंक एमएसपी का प्राइस भी पूछ लिया था जो रिलेटेड था, तो विद इन आपको 1 to 3 मंथ का भी डेटा आपको याद होना चाहिए। फिर इन सब एग्जामिनेशन के साथ ही साथ आपको यूपीपीएससी के जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो आपको एक बार सारे लगे होने चाहिए। अगर आप प्रीवियस पेपर नहीं लगाएंगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि हम कितना मतलब कितने हद तक वहाँ पे उसके हिसाब से अपने आप को इवेल्युएट कर पा रहे हैं। प्लस एक जो डिसाइडिंग फैक्टर मुझे यूपीपीएससी में लगता है, चाहे वो पीसीएस के लिए हो या आरएफओ के लिए हो, आपको लूसेंट से एक साइंस की जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो वहाँ पर उसमें जो चैप्टर दिए हुए हैं वो एक बार आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं कभी कभी, तो अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपकी होलिस्टिक साइंस की प्रिपरेशन हो जाएगी, जो कि थोड़ा सा इग्नोर्ड चैप्टर है इन एस्पिरेंट्स। तो अगर आप साइंस पे थोड़ा फोकस करेंगे तो आप डेफिनेटली जो आपको 10 to 15 मार्क्स की लीड चाहिए वो आपको इसमें मिल सकती है। अगर आपका प्रिलिमिनरी क्लियर हो जाता है और आप 10 से 15 नंबर ज़्यादा पाते हैं तो आपका ACF RFO में के मेंस के लिए क्वालिफिकेशन आपको अलग से आएगा कि हाँ आपने इसके लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, पीसीएस के लिए भी, और RFO ACF के लिए भी क्वालिफाई कर सकता है। डिपेंड करता है कि अगर आपने पीसीएस नहीं सेलेक्ट कर रखा है तो केवल RFO के लिए आएगा या ACF के लिए आएगा। फिर हम लोग आते हैं मेंस की स्ट्रेटजी की ओर। देखिए, जो पीसीएस का मेंस है और जो RFO ACF का मेंस है उसमें अभी भी बहुत ही डाइवर्जेंट है, क्योंकि जो पीसीएस का जो मेंस का एग्जामिनेशन उसका पैटर्न 18 से चेंज हो गया, लेकिन जो RFO ACF का एग्जामिनेशन उसका पैटर्न वही पहले जैसा है। तो अगर आप एक साथ दोनों एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपको डिफरेंशियल स्टडीज़ के लिए बनानी पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं केवल ACF और RFO के एग्जामिनेशन की बात करूँगा मेंस के लिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेंस का पैटर्न क्या है। मेंस का पैटर्न ACF RFO एग्जामिनेशन में इस प्रकार है। सबसे पहले आपके हिंदी का एक एग्जामिनेशन होता है और उसी दिन उसके शाम में आपका एसए का एग्जामिनेशन होता है। हिंदी के लिए आप हिंदी की कोई भी बुक पढ़ लीजिए, जैसे कि आदित्य पब्लिकेशन की आती हैं या शिल्पी पब्लिकेशन की आती हैं, कि कोई भी बुक आपको जो भी पसंद है, कोई भी, अगर आपको पहले भी कोई बुक आपके पास है, मोस्टली डेटा आपको सिलेबस वाइज आपको उसके नोट्स बना लेने चाहिए। नोट्स इसलिए क्योंकि जैसे लेटर राइटिंग वगैरह आता है, तो अगर आप इसके नोट्स नहीं बना कर रखेंगे तो वहाँ पर कभी कभी हमें याद नहीं आ पाता है, इसलिए आपको उसके लिए बहुत ही अच्छे से उसकी स्ट्रेटजी बना लेनी चाहिए। दूसरी, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स ACF RFO वगैरह में लिखते हैं इंग्लिश में ही, तो आपको हिंदी की थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस कुछ करीब 1 हफ्ते पहले से आपको करने लगना चाहिए। थोड़े थोड़े सेंटेंस है, चाहे आप एक पन्ना भी लिखें, आपको लिखना जरूर चाहिए, अदरवाइज आपको एग्ज़ाम में जाके कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती वहाँ पर। फिर हम लोग आते हैं एस्से टॉपिक पे। एस्से जहाँ तक है, नॉर्मली जैसे आप किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं वैसे ही आपको एस्से का एग्जामिनेशन करना है। थोड़े कोटेशंस वगैरह आपको अच्छे से, जैसे गांधी जी के हैं, बुद्धा के हैं, दलाई लामा जी के हैं, या अब्राहम लिंकन के हैं, या मार्टिन लूथर किंग जूनियर के हैं, इन सब के आपको कोटेशन याद होने चाहिए, जिसको आप रेलेवेंट वे में कोट करके अपने मार्क्स को आप बढ़ा सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं GS1 की स्ट्रेटजी की ओर। GS1 GS2 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में होते हैं, एक सुबह होता है, एक शाम होता है। GS1 के अंदर जो ACF RFO के जो मेंस का सिलेबस है वो प्रिलिमिनरी से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, बट थोड़ी सी, एक तो करंट अफेयर का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, और बाकी चूँकि प्रिलिमिनरी और मेंस के बीच में जो गैप होता है, उस गैप के बीच में जो डेवलपमेंट होते हैं उसके भी आपको एक बर्ड्स आई व्यू उसका होना चाहिए। जैसे कि अगर उसमें पॉलिटी के, इकोनॉमी के, कल्चर के सिलेबस लगभग ऑलमोस्ट सेम है, बट पेपर 1 के अंदर जो है वो आपको हिस्ट्री पढ़ना है और कल्चर पढ़ना है, इंटरनेशनल मूवमेंट पढ़ना है और इन्वायरमेंट पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है। इसके लिए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। अगर आपको आते हैं तो आप कर सकते हैं उसको अच्छे तरीके से। मैक्सिमम आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके GS1 और 2 में मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएं, बिकॉज ऑप्शनल्स जो हम लोग लिखते हैं वहाँ पर लिखने में थोड़ी सी मार्क्स का वेरिएशन, उसमें ज़्यादा नंबर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। फिर जो GS2 का पेपर होता है उसी दिन सेकंड मीटिंग में, उस GS2 के पेपर में एक तो आपका पॉलिटी आता है, दूसरा इकोनॉमी आता है और यूपी रिलेटेड करंट इवेंट्स आते हैं। प्लस उसमें एक जो चैप्टर है जो उसमें जिसको आप बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी का आता है और थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का आता है। इन दोनों के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो आप अच्छे खासे मार्क्स इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो GS1 और 2 में इसके लिए आप कर सकते हैं।
रिसोर्सेस जो भी GS1 के और GS2 के हैं, वो जो मैंने प्रिलिमिनरी के आपको रिसोर्सेज बताए, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो, चाहे NCERT आर एस शर्मा की हो, या इकॉनमी के लिए आप कोई भी एक बुक, चाहे आप श्री राम सर की बुक ले सकते हैं, उनके नोट्स ले सकते हैं, चाहे आप कोई भी जो इकॉनमी की बुक मार्केट में अवेलेबल है, आपको पसंद आती है, आपको समझ में आती है, आप उसको ले सकते हैं। बजट और इकॉनमी सर्वे आपको पढ़ना ही है। उसके बाद हम लोग आते हैं ऑप्शनल 1 की तरफ और ऑप्शनल 2 की तरफ। ACF RFO एग्जामिनेशन में 2 ऑप्शनल होते हैं। इन दोनों ऑप्शनल्स के 2-2 पेपर आपको देने हैं 2 अलग दिन में। पहला जो ऑप्शनल की लिस्ट है, जो मैंने ऑप्शनल लिया था, वो पहला ऑप्शनल मेरा इन्वायरमेंटल साइंस था। इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। और मैंने जो दूसरा ऑप्शनल लिया था वो हॉर्टिकल्चर का लिया था। इसमें भी पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। इन दोनों पेपर की जो स्ट्रैटेजी डिटेल्ड है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगी, जिसमें आपको डिटेल्ड वीडियो का इन दोनों ऑप्शन की स्पेसिफिक प्रिपरेशन कैसे करनी है वो आपको मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। जब आपका इन सारे एग्जामिनेशन के थ्रू आप लिख लेते हो ऑप्शनल्स को, तो आपकी फाइनल, अगर आपके मेरिट में नाम आता है तो आपको कॉल आती है इंटरव्यू की। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ACF RFO के एग्जामिनेशन के में इंटरव्यू स्टेज है, क्योंकि इसके जो मार्क्स हैं वो अभी भी एज़ कम्पेयर टू PCS थोड़े से ज़्यादा थे जब मैंने दिया था। तो आपको इंटरव्यू के लिए इसके इन्वायरमेंटल साइंस बेसिकली और जो आपका ऑप्शनल है, इन दोनों की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। यूपी का फॉरेस्ट रिलेटेड डेटा आपको पूरा पता होना चाहिए, जैसे कि ISFR रिपोर्ट आती है 2019, 17, इन सबको आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आपका जो स्टेट है, स्टेट वाइज भी उनकी वेबसाइट पे आपको पूरा डेटा अवेलेबल है। मतलब ISFR का डेटा इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी अवेलेबल है और स्टेट वाइज भी अवेलेबल है। तो आप स्टेट वाइज का जो डेटा है वो आपको उसमें पढ़ना है। प्लस जो आपका यूपी स्टेट है उसमें जो भी आपका, जैसे कि स्टेट एनिमल है, स्टेट फ्लावर है, या फॉरेस्ट कोई, मतलब जितने एग्रीकल्चर जोन है हमारे में, एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, जितने टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो मेन, जैसे इंटरव्यू के में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा सकते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम बताइए। तो हम सबका तो वैज्ञानिक नाम नहीं याद कर सकते, लेकिन जो भी बहुत ही पॉपुलर है उन सब का आपको वैज्ञानिक नाम याद होना चाहिए। और जो बहुत ज़्यादा स्पेशल स्पेसीज है, लाइक कि यूपी का जो स्टेट एनिमल है उसका आपको वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए। जो राष्ट्रीय आपका एनिमल है या राष्ट्रीय आपके जो पक्षी हैं उनके आपको वैज्ञानिक नाम याद होने चाहिए। तो ये थोड़ी बहुत अगर आप इनको आप याद करके जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। दूसरा, जो आपको वर्ल्ड पर्सपेक्टिव पे, जो वर्ल्ड के जो इन्वायरमेंटल जो ट्रीटीज़ चल रही हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप के कन्वेंशन है, पेरिस क्लाइमेट डील हुई है, या जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, या जो क्लाइमेट एक्शन प्लान चल रहा है हमारे इंडिया का, आपको इन सब के बारे में ब्रॉडर स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए। वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस जो आपके ऑप्शनल का पोर्शन है, अबाउट 50% ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके ऑप्शनल से रिलेटेड होते हैं। अगर आपने जो ऑप्शन ले रखा है आप थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ के जाइए। जैसे कि आप हॉर्टिकल्चर आपने ले रखा है ऑप्शनल, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जितने भी टाइप की डिजीज़ेज होती हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में, जितने टाइप्स के वहाँ पर हार्मोन्स यूज़ होते हैं, उनमें थोड़े से जो पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं या डिफरेंट टाइप के जो अटैक्स होते हैं पेस्ट के, उनको हैंडल करने के लिए किस टाइप के केमिकल्स चाहिए होते हैं, या उनमें थोड़ी जो फूड प्रोसेसिंग की जो इंडस्ट्री है उसके हिसाब से आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जब आप इन सब के इंटरव्यू दे के निकलते हैं, थोड़े दिन बाद रिज़ल्ट आता है, मेंस की मेरिट लिस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स के साथ आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आपका सिलेक्शन इस एग्ज़ामिनेशन में हो जाता है। बट इस एग्ज़ामिनेशन में यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। इसके बाद एक एडिशनल क्राइटेरिया है जो कि RFO और ACF दोनों के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें कि आपको मेल अगर आप हैं तो आपको 25 किलोमीटर 4 घंटे के अंदर वॉकिंग करनी होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आप जब ACF या RFO बने हैं तो आपको कभी कभी जंगल में ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन कर रहे हैं, काफ़ी लंबे ट्रैक यूज़ किए जाएँ। जैसे आपकी कभी गाड़ी ख़राब हो गई या कोई जगह है जहाँ पर रोड नहीं बनी हुई, मोटरेबल रोड नहीं है, तो आपको पैदल वॉकिंग करनी पड़े, तो आपकी फ़िज़िकल फिटनेस को भी यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। ये फिज़िकल फिटनेस एग्जामिनेशन के फाइनल रिजल्ट आने के बाद करीब 3 से 4 महीने के अंदर आपको नोटिस, मतलब एक लेटर आता है डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें आपको फिज़िकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। फिज़िकल टेस्ट में ये आपकी वॉकिंग होती है। जब आपके एग्जामिनेशन हो जाएं आप थोड़ा सा वॉकिंग आप करते रहिए हल्की फुल्की, और उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा उस टारगेट को इंक्रीज़ करते हैं ताकि आप वहाँ पर फिज़िकल फिटनेस में आप पूरी तरीके से वहाँ पर प्रिपेयर रहें। फाइनली जब फिज़िकल टेस्ट हो जाता है तो आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में आपका आई विज़न चेक होता है और आपके स्पेक्ट से एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस आपका आई विज़न 6/6 होना चाहिए
और बाकी फिज़िकल जो रिक्वायरमेंट, मेडिकल रिक्वायरमेंट है, आपको जो एडवर्टीजमेंट आता है यूपी पीएससी का इसके रिगार्डिंग, उसमें आपको क्लियरली मेंशन्ड होगा। आपका ईसीजी होता है, एक्सरे होता है, एक्सेट्रा, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सेट्रा, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद आपको फाइनली जब आपके ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको एक ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट इशू होता है, जिसमें आपको 1 मंथ के अंदर ज्वाइनिंग करना होता है। इस तरीके से आप इस पूरे एग्ज़ामिनेशन को इस पूरे प्रोसेस के थ्रू पढ़ सकते हैं। फाइनली जब आपका इस अपॉइंट हो जाता है तो आपको ट्रेनिंग के लिए एकेडमी में भेजा जाता है। जैसे कि हमारे पूरे देश में फॉरेस्ट एकेडमीज़ हैं, तो उन किसी भी एकेडमी में जिसमें आपकी गवर्नमेंट, वहाँ पे वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के जो कैडेट्स होते हैं, जो आरएफओ एसीएफ होते हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, तो आपको वहाँ ट्रेनिंग पे जाता है। इसकी ट्रेनिंग काफ़ी लंबी होती है, ऐसे जैसे यूपीएससी की ट्रेनिंग होती है वैसे ही अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आपको एनरिच करने वाली होती है। पहले आपकी 6 to 8 मंथ एकेडमी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपका पूरा 1 ईयर आपको इंडिया में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स हैं, मरीन पार्क्स हैं, या जितने भी अच्छे जो जहाँ पर आप कभी एज ए नॉर्मल सिटीजन नहीं आ सकते, वहाँ पर एज ए आरएफओ आपको ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता है। आपको जो पर्यावरण की विविधताएं हैं उनसे आपको वो कराया जाता है, इंट्रोडक्शन कराया जाता है, और उनके प्रोटेक्शन के लिए आपको पूरी तरीके से ट्रेनिंग मिलने के बाद आपको कोई एक रेंज में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर बना दिया जाता है। अब मैं आपको आता हूँ अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी पे, मैंने कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर किया। जैसे कि सोर्सेस वगैरह मैं बता सकता हूँ आपको कैसे किया, लेकिन चूंकि मैं वर्किंग था, मैं दूरदर्शन के दिल्ली में काम कर रहा था एज ए इंजीनियरिंग असिस्टेंट, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती थी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो मैंने सबसे पहले ये स्ट्रेटजी इसमें अपनाई कि मैंने अपने, जैसे आपको रिसोर्सेज बताए, उन रिसोर्सेज को कलेक्ट कर लिया, और उसके बाद डेली मैं अपना टारगेट रखता था कि मेरे अंदर कंसिस्टेंसी हो, चाहे मैं 1 घंटे ही पढूँ, लेकिन पढूँ ज़रूर। तो इसके रिगार्डिंग मैंने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि जब मैं ऐसे ऑफिस भी जा रहा हूँ या कहीं ट्रांजिट कर रहा हूँ, तो अगर मेरे पास पॉसिबल है तो मैं अपने ईयरफोन्स में यूट्यूब पे कोई वीडियो चला के पॉलिटी, इकॉनमी या जो भी मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग थोड़ी थोड़ी देर पे वीडियोस देख देख के मैं उनके अपने माइंड में उनके मैप बनाता रहता था। उसके बाद जब एग्ज़ामिनेशन नज़दीक आता है तो आपको थोड़ा अपने स्टडी के वर्किंग मतलब आपको जो पढ़ने के घंटे हैं वो थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे, और थोड़ी सी इंटेंसिटी प्रिपरेशन की आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। कोई भी एग्ज़ाम, पर्टिकुलरली अगर आपको आरएफओ एसीएफ का एग्ज़ामिनेशन या कोई भी एग्ज़ाम आपको निकालना है, तो मेरे ख्याल से लगता है आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए, और आपको जो चीज़ें आपको कोई चैलेंजिंग नहीं तो लगती, आपको उन पे बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहिए। और जिस टाइप की ये जॉब है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक, डाइवर्स और चैलेंजिंग जॉब है, तो आपको अपने मतलब इस जॉब को एज अ बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना चाहिए, और इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको बहुत ही हेल्प मिलेगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।